आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 9th का हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी चैप्टर्स के टॉपिक को आगे बताने आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांति की शुरुआत। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बतलाया था किस तरीके से मीराबियो, एबी सायस जैसे आपको नोबल और क्लर्जी, ये लोग आपको साथ आ चुके थे फ्रांस के लोगों की मदद करने के लिए, थर्ड स्टेट्स के लोगों की मदद करने के लिए। और थर्ड स्टेट्स के लोगों ने यह प्रण लिया था कि हम उस समय तक शांत नहीं रहेंगे जब तक कि राजा के पावर को किंग के पावर को कंट्रोल नहीं करते हैं। और ऐसा ही हुआ, यानी ये थर्ड स्टेट्स के लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशंस अपना तैयार किया, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें मोनार्क के पावर को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, यानी लिमिट किया गया। तो होता क्या है ये समझिए जरा, स्थिति को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो नेशनल असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगी हुई है, दूसरी ओर मौसम की मार लोगों के ऊपर पड़ी हुई है। फसलें खराब हो चुकी थी, जिससे कि अनाज वो गरीब लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। बेकरी के दुकान में महिलाएं लंबी लाइनों में, कतारों में खड़ी रहती थी ब्रेड लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब लंबी कतार में महिलाएं बहुत देर तक, घंटों खड़ी रही और कतार आगे बढ़ नहीं रही थी, तो यहां पर महिलाओं को गुस्सा आ गया। महिलाओं ने क्या किया कि बेकरी शॉप पर अटैक कर दिया। तो एक तरफ महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, यानी उन लोगों ने क्या किया, अपने रोष आक्रोश को प्रकट करने के लिए उन लोगों ने बेकरी शॉप पर अटैक कर दिया। बेकरी शॉप पर अटैक कर दिया, तो ये खबर राजा को पहुंची। राजा ने क्या किया, सैनिकों को पेरिस शहर में रवाना कर दिया। जब लोगों को ये खबर आई कि भाई राजा ने लुईस 16 ने सेना को शहर में भेज दिया है, तो ये लोग थे ना, थर्ड स्टेट्स के लोग, ये सब एकजुट हो गए और इन्होंने खुद अपनी एक सेना बना ली। और ये लोग बैस्टाइल फोर्ट पर अटैक कर देते हैं। यानी बैस्टाइल था वो डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग के तौर पर जाना जाता था, यानी राजा के ताकत का केंद्र था वो बैस्टाइल किला ही था। तो लोगों ने आपको बैस्टाइल फोर्ट पर अटैक कर दिया। इसके बाद खबरें ये आई कि भाई जमींदार ना, जिसको जागीरदार कहें, तो उन लोगों ने क्या किया है कि कुछ लठैतों को लठैत लाठी वाले कुछ लोगों को, कुछ लठैत लोगों को भेज दिया है खेतों में फसलों को तबाह करने के लिए। ये भी एक अफवाह आई कि जागीरदारों ने क्या किया है कि भाई लठैतों को अपने लोगों को भेज दिया है खेतों में पके हुए फसलों को नुकसान कर पहुंचाने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, चैटिक्स पर अटैक कर दिया। चैटिक्स होता है वो ग्रामीण किला होता है, ठीक है। तो इस किले के ऊपर लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया, ठीक है। अब जब इसके ऊपर अटैक हो गया तो लोग यहां पर पूरी तरीके से अब राजा से लोहे लेने के लिए तैयार हैं। राजा ने स्थिति को अच्छी तरीके से भांप लिया था कि ऐसे अब नहीं चल सकता है। जनता के विरोध और आक्रोश को देखते हुए राजा तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहेंगे, संवैधानिक तौर पे हम राजा रहेंगे। नेशनल असेंबली को वो स्वीकार करता है, जिससे पहले वो स्वीकार नहीं करता था।
अब क्या होता है, जब बैस्टाइल फोर्ट पर अटैक हो जाता है, जब चैट्यूक्स पे अटैक हो जाते हैं, तो चैट्यूक्स पे जब अटैक हो जाता है, ग्रामीण किला पर जो है, ग्रामीण किला यानी चैट्यूक्स जो होता है वो हाई लैंड हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है जब गांव के किलों पर जो है अटैक होता है ग्रामीण लोगों के द्वारा, तो जो जमींदार जो थे या जागीरदार, ये लोग क्या हुए कि ये लोग भागना शुरू कर दिए। जब अटैक किया थर्ड स्टेट्स के लोगों ने चैट्यूक्स पर, तो ये लोग भागना शुरू कर दिए। ये लोग अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में भागे। यहां पर थर्ड स्टेट्स जो हैं उन्होंने उनके घरों को लूटा, उत्पात मचाया, अनाज लूटे, बहुत सारे जो उनके पास जो रसीद जो थी, जो बिलिंग अमाउंट का, जो ड्यूज अमाउंट का जो खाता जो था, बही खाता जिसे कहें, जिसमें सारे जो है वो आपको टैक्स के ड्यूज के जो है लिस्ट आपको मौजूद थे, तो उसको इन्होंने क्या किया, जला दिया। किसने? थर्ड स्टेट्स के गुस्साए भीड़ ने। उन्होंने जमींदारों के यहाँ के घरों पर अटैक किया और बही खाते को जला दिया। अब ये लोग जो है जमींदार भागकर दूसरे जगहों पर शरण लेने के लिए गए, दूसरे और जो है आपको गांव में गए, तो दूसरे गांव के लोगों ने भी जो उन्हें शरण नहीं दिया, किसी ने उन्हें शरण नहीं दिया, तो मजबूरन जो है वो आपको दूसरे देश में भागने को मजबूर हो गया। यहाँ पर राजा ने जो है पूरी स्थिति को समझ चुके थे और वो जान चुके थे कि अब भाई हमारा शासन जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो अभी जनता गुस्सा में है, तो जब जनता गुस्सा में है तो भला इसी में है कि हमें जनता के तरफ से ही हो जाना चाहिए। और राजा ने ऐसा ही, जब राजा जो है वो तैयार हो जाते हैं, द किंग इज नाउ रेडी टू बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और इसके बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरफ आगे बढ़ता है। यहां पर जो नया जो संविधान जो था ना, इसमें पावर किसी सिंगल व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। पावर जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का निर्माण किया गया। यानी इंस्टेड ऑफ पावर बीइंग कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, नाउ द पावर इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधि पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब जरा जानिए कि आखिर ये कैसे काम करता था। तो होता क्या था कि फ्रांस के जितने भी लोग थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स, नाम ही से पता चल रहा है एक्टिव, यानी इन्हें वोटिंग का अधिकार था। पैसिव सिटीजन्स, इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। एक्टिव कौन है? जो अपनी 3 दिन का जो है वेजेस जो है ना वो टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो हो गए एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है। जब राजा ने, लुइस 16 ने जब नेशनल असेंबली की बातों को मान लिया था, तो नेशनल असेंबली ने उस समय एक संविधान में ये नियम भी लाया था कि जितने भी प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ जो मिल रहे हैं उसको हटा दिया गया। उसको हटाने की जो है उसमें व्यवस्था थी, तो सबको हटा दिया गया। चर्च के कब्जे में जो लैंड जो था, उन सभी लैंड को क्या किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया उसके ऊपर। ठीक है। और अब जो है यानी नोबल को भी, क्लर्जी को भी, सबको जो है अब टैक्स जो है वो चुकाना है। इससे करीबन सरकारी खजाने में जो है ना 20 अरब लीवर का जो है ना फायदा हुआ। ठीक है। तो ये जो है सरकारी खजाने में पैसे आ गए इससे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिव सिटीजन्स पैसे दे रहे हैं, 3 दिन का वेजेस जो है वो अपने टैक्स के रूप में वो जमा कर रहे हैं, तो वो आ गए एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स जो थे ना, इनकी संख्या जो थी फ्रांस में, वो आपको करीबन 2.5 करोड़ जो है टोटल जनसंख्या थी। उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या जो थी
वो करीबन 2.5 करोड़ थी। ठीक है, तो 2.8 मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, 2.3 से 2.8 करोड़ तक हो गया था, तो 2.8 करोड़ थी। इस 2.8 करोड़ में से 40 लाख ही लोग जो है ना, यानी 2.80 लाख जो फ्रांस की जो कुल आबादी जो थी उसमें से 40 लाख ही लोग जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स में आते थे। अब ये 40 लाख लोग जो है ना वो किसको चुन रहे हैं? इलेक्टर्स को चुन रहे हैं। किसको चुन रहे हैं? इलेक्टर्स। यानी ये एक्टिव सिटीजन्स 40 लाख लोग हैं, अब ये 40 लाख लोग जो है वो इलेक्टर्स को चुन रहे हैं। ठीक है, और इलेक्टर्स जो थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 50,000। यानी ये 40 लाख लोग जो है ना वो 50,000 लोगों को चुन रहे हैं, और ये 50,000 लोग जो है वो 745 लोगों को चुन रहे हैं। यानी समझिए, स्टेप समझिए, देखिए समझिए इसको कैसे। आपको फ्रांस के कुल नागरिक 2.8 करोड़, इसमें से 40 लाख कौन है? एक्टिव सिटीजन्स है। ये 40 लाख लोग किसको चुन रहे हैं? एक्टिव सिटीजन्स। जो 40 लाख जो लोग जो है ये किसको चुन रहे हैं? ये इलेक्टर्स को चुन रहे हैं। इलेक्टर्स टोटल कितने हैं? इलेक्टर्स टोटल 50,000। अब ये 50,000 लोग कितने लोगों को चुन रहे हैं? 745। तो ये 745 कौन लोग हैं? इनका क्या नाम? इलेक्टर्स ने किसको चुना? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। और नेशनल असेंबली जो था इसने क्या किया? नेशनल असेंबली जो होगी वो उसने क्या किया? नेशनल असेंबली जो है इसने अपने पावर किसको दिए? इस नेशनल असेंबली के लोगों ने राजा को चुना। यानी किंग को कंट्रोल कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, किंग को कंट्रोल लेजिस्लेचर। तो यहां क्या हुआ कि नेशनल असेंबली जो है ना यही लेजिस्लेचर है। नेशनल असेंबली के जो 745 जो लोग जो है ना यही लेजिस्लेचर हैं, और यही नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स जो है ना वो किंग को कंट्रोल कर रहे हैं। किंग को सेलेक्ट कौन कर रहा है? तो यही लोग कर रहे हैं। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो यही 745 मेंबर्स कर रहे हैं। तो यहाँ किंग को सेलेक्ट करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप बुक में अगर आप देखेंगे तो जो पिक्चर जो दिया वो देखने से ऐसा लगेगा कि क्रोन बना हुआ और यहाँ नेशनल असेंबली की तरफ से आपको जो है एरो मार्क किया हुआ है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो कंट्रोल, जी हाँ कंट्रोल बिल्कुल कर रहा है। यानी इलेक्टर्स जो है ना उन्होंने क्या किया? असेंबली के जो है नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना। नेशनल असेंबली क्या कर रही है? नेशनल असेंबली जो है वो किंग को कंट्रोल कर रही है। नेशनल असेंबली क्या कर रही है? मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रही है। और यही एक्टिव सिटीजन्स के लोग जो है ना ये क्या कर रहे हैं? जज की भी नियुक्ति यही कर रहे हैं। यही अपने वोटिंग के बल से जो है वो क्या कर रहे हैं? जज की नियुक्ति कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना उसने कुछ ह्यूमन राइट्स के चार्टर को ड्राफ्ट किया। यानी संविधान ने जो है कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो कि इनएलिनेबल है, नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स। यानी ये ऐसे अधिकार हैं जो कि कुदरती तौर पर बाय बर्थ हर व्यक्ति को ये अधिकारें मिलेंगी। इससे कोई इसे छीन नहीं सकता। इन अधिकारों को गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या करे? इन अधिकारों की रक्षा करे। तो ये कौन से अधिकार हैं जिन्हें नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स कहा गया है? फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी शुरुआत ही जो होती है वो कुछ विशेष अधिकारों से होती है जो कि आम लोगों को दिया गया। ये ऐसे अधिकार हैं जिसे जो है सरकार भी जो है छीन नहीं सकती। कोई भी गवर्नमेंट इन अधिकारों से जो है लोगों को वंचित नहीं रख सकता। इन अधिकारों को नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स कहा गया। तो ये कौन से अधिकार हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ये सारे जो अधिकार जो है ना इन्हें कहा गया नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स। यानी ये ऐसे अधिकार हैं जो कि फ्रांस का जन्मा हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाएगा।
और कोई भी गवर्नमेंट इन अधिकारों को जो है लोगों से छीन नहीं सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार जो है हर फ्रांस का जन्मा हुआ बच्चा को बाय बर्थ उसको मिलेगा। तो ये कुछ परिवर्तन फ्रांस में आए। राजा कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क बन गया। ठीक है, और साथ ही साथ नेशनल असेंबली जो है वो लेजिस्लेचर के तौर पर काम कर रही है, और ये लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, किंग को भी कंट्रोल कर रहा है, मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है, एक्टिव सिटीजन्स के लोग जो है वो जुडिशरी को जो है अपॉइंट कर रहे हैं, जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं, उन्हीं के जो वोट से जजेस की नियुक्ति हो रही है। तो ये सारे कुछ बदलाव जो है ना फ्रांस में धीरे धीरे आए, जो कि एक अच्छे पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन अभी भी इस कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है।